आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज हम क्लास 10th की मैथ्स का रिवीजन करने वाले हैं, चैप्टर 12, 13, 14 और 15 का। ठीक है, तो इसमें इस रिवीजन में हम केवल उनके बेसिक फॉर्मूलोज का रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में आखिर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले अपन लेते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। ये आपका चैप्टर नंबर 12 है आपकी बुक में। तो सबसे पहले सर्किल की बात करते हैं कि सर्किल क्या होता है। द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस ऑफ यूनिट्स फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ओ। ठीक है, जैसे कि एक फिक्स पॉइंट है ओ, उस ओ पॉइंट से कई सारे पॉइंट हैं जो कि कांस्टेंट डिस्टेंस पे हैं। कहाँ पे हैं? कांस्टेंट डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, यानी कि इस फिक्स पॉइंट से, जैसे इस पॉइंट की बात करें तो ये कांस्टेंट डिस्टेंस पे हैं। इस कांस्टेंट डिस्टेंस को अपन क्या कहेंगे? आर। क्या कहेंगे? आर। तो इन सभी पॉइंट्स का जो ये सेट है ये क्या कहलाएगा? एक सर्किल। यानी कि इन सभी पॉइंट्स को जब अपन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इस कांस्टेंट डिस्टेंस को आर कहेंगे और इस फिक्स पॉइंट को अपन क्या कहेंगे? सेंटर। क्या कहेंगे? सेंटर कहेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है किसकी? सर्किल की। ठीक है, अब इनके फॉर्मूले देखते हैं अपन। फॉर्मूले में सबसे पहले बात करते हैं सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल। तो सरकमफेरेंस यानी कि पूरे सर्किल के जब अपन एक राउंड कवर करेंगे, पूरे सर्किल का जब अपन एक राउंड कवर करेंगे तो कितनी डिस्टेंस अपन को चलनी पड़ेगी, उसे अपन कहते हैं सरकमफेरेंस। यानी कि टोटल डिस्टेंस अराउंड ए सर्किल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। पाई की वैल्यू आप सभी को पता है 22/7 या फिर 3.14 होती है। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। अब जैसे सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल का मतलब हाफ सर्किल है। जैसे ये सेमी सर्किल है तो ये इसका सेंटर है ओ, तो यहाँ पे आर डिस्टेंस है, तो इसका एरिया ऑफ सेमी सर्किल आएगा पाई आर स्क्वायर का आधा। यानी कि पाई आर स्क्वायर का हाफ क्या कहलाएगा? एरिया ऑफ सेमी सर्किल कहलाएगा। पेरीमीटर की बात करें तो पाई आर प्लस में 2r। पाई आर प्लस में 2r। ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। हमें पेरीमीटर ऑफ सर्किल तो याद रहता है 2πr, लेकिन पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल होता है पाई आर प्लस में 2r। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो सर्किल के जो फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूलों को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली टर्म है आर्क। आर्क किसे कहेंगे अपन? तो जैसे सर्किल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट लेते हैं ए बी। ठीक है, ये दो पॉइंट है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी? आर्क। क्या कहलाएगी? आर्क। यानी कि ये जो सर्कुलर पार्ट है, आर्क क्या है? पार्ट है सर्किल का, तो इसे अपन आर्क कहेंगे। इसकी लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा वो भी अपन देखने वाले हैं। अच्छा, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है ये, यानी कि एक रीजन होता है, एक क्षेत्र होता है बिटवीन द रेडियस एंड आर्क। बिटवीन द रेडियस एंड आर्क, तो इसे अपन सेक्टर कहेंगे। ये छोटा सेक्टर है यानी कि माइनर सेक्टर है, और ये जो पार्ट बच गया ये मेजर सेक्टर है। कैसा सेक्टर है? मेजर सेक्टर है। ये अपना माइनर सेक्टर है। कैसा सेक्टर है? माइनर सेक्टर है। ठीक है, ये अपना माइनर सेक्टर है।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जैसे लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर थीटा अपॉन में 180 होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 है, तो 2 से 360 को अपन काट देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, पाई आर थीटा अपॉन में 180 रह जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, अभी जो अपन ने सेक्टर देखा था वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 होगा। ठीक है, फिर इसमें एक और फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ सेक्टर का ही, वो क्या है, वो होता है 1/2 इंटू में एल इंटू में आर। अब ये एल क्या है, ये अपना लेंथ ऑफ आर्क ही है, क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, पाई आर थीटा अपॉन में 180। ठीक है, तो ये फॉर्मूला 1/2 एल इंटू आर ये किसका है, एरिया ऑफ सेक्टर का है, किसका है, एरिया ऑफ सेक्टर का है। ठीक है, आगे चलते हैं। एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला अपन पढ़ने वाले हैं। एरिया ऑफ रिंग, जैसे मान लो दो सर्किल हैं और दोनों सर्किल क्या हैं, कंसेंट्रिक सर्किल हैं। कैसे सर्किल हैं, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक सर्किल उन्हें कहते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है। जैसे यहाँ पे इन दोनों सर्किल का सेंटर ओ है, तो इसकी इनर रेडियस होगी, इनर रेडियस को अपन R2 से डिनोट करेंगे, या फिर यूँ कहें कि R से डिनोट करेंगे, स्मॉल r से। ठीक है, और आउटर सर्किल की रेडियस को या आउटर रेडियस को अपन कैपिटल R से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो रीजन है, एरिया बिटवीन द टू कंसेंट्रिक सर्किल, उसे ही अपन एरिया ऑफ रिंग कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर, पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पहले कैपिटल आर है, फिर अपना स्मॉल आर है। ठीक है, यानी कि बड़ी वाली रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटी वाली रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, तो इनको पढ़ने से पहले अपन क्या पढ़ते हैं, पहले एरिया ऑफ सेगमेंट देखते हैं क्या है। तो जैसे मान लो अपने पास सर्किल है और सर्किल में अपन ने, ये सेंटर है, एक कोड ड्रॉ करी है, उसका नाम है ए बी, उस कोड का नाम है ए बी। ए बी क्या है, कोड है। कोड क्या होती है, सर्किल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट हैं, तो बहुत सारे पॉइंट में से किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है, कोड कहलाती है। ठीक है, तो ए बी क्या है, यहाँ पे कोड है। तो अब ये वाला जो एरिया, ये वाला जो रीजन है, ये क्या कहलाएगा, आपका सेगमेंट। और ये कैसा सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है। और ये जो बच गया ये क्या है, ये पूरा मेजर सेगमेंट है। क्या है, मेजर सेगमेंट है, और ये वाला माइनर सेगमेंट है। तो क्वेश्चन आता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट, तो आपको माइनर सेगमेंट का ही फॉर्मूला वहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये इसके लिए अपन थीटा लेते हैं। ठीक है, जैसे एरिया ऑफ सेक्टर में भी थीटा यही होता है, सेंटर पे बना एंगल। ठीक है, सेंटर पे बना हुआ एंगल ही थीटा कहलाता है। अब इसका एरिया देखते हैं। तो एरिया जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ फॉर्मूले हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट का है। अच्छा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का अगर निकालने को आ जाए तो अपन क्या काम करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल का आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, माइनर सेगमेंट का। ठीक है, अब इसके बाद में अपना जो चैप्टर आएगा वो नेक्स्ट चैप्टर होगा एरिया एंड वॉल्यूम्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये आपका 13 चैप्टर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड,
सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, ठीक है, फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। तो अपन एक एक करके इनको देखेंगे। सबसे पहले क्यूब और क्यूबॉइड देखते हैं। तो क्यूबॉइड आपको पता ही है, जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों अलग अलग होती हैं, और क्यूब में तीनों चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनके कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जैसे टोटल सरफेस एरिया को अपन TSA भी कहेंगे, लेटरल सरफेस एरिया को अपन LSA कहेंगे, और CSA भी होता है कर्व सरफेस एरिया। पर क्यूब और क्यूबॉइड में वो ही कर्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूले लिखे गए हैं, मैं आपको एक बार फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपकी L है, ये B और ये H, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL या LH, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा, यहाँ के ये जो बेस का एरिया है और ये जो टॉप का एरिया है, ये अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे। टोटल सरफेस एरिया में से जो एरिया बचेगा उसे लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे, ठीक है। वॉल्यूम की बात करें तो L गुणा में B गुणा में H, ठीक है, LBH फॉर्मूला हो गया। अब उसकी बात करते हैं क्यूब की, ठीक है। क्यूब में क्या होता है, लेंथ भी अपनी A लेते हैं, विड्थ भी अपन A लेते हैं, और हाइट भी अपन क्या लेंगे, A ही लेंगे। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4A², टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6A², और वॉल्यूम हो जाएगा A³। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A³, ठीक है। 4A², 6A² और A³, ठीक है। आप इसी ऑर्डर में याद रखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। पहले क्यूब और क्यूबॉइड का याद रखना है, फिर अपन बात करते हैं किसकी, सिलेंडर की। सिलेंडर की फिगर कैसी होती है, जैसे ऊपर से एक सर्किल होता है, ये इसका कर्व सरफेस एरिया है, और ये इसका बेस है, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी रेडियस R लेंगे, ऊपर भी रेडियस क्या लेंगे, R, ठीक है। ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका CSA का मतलब होता है जो कर्व में एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है। यानी कि इसके बेस और टॉप को छोड़कर जो एरिया बचता है वो इसका CSA होगा। क्या होगा, CSA होगा, ठीक है। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πRH, 2πRH। टोटल सरफेस एरिया होगा इसमें 2πR ब्रैकेट में H प्लस आर, 2πR ब्रैकेट में H प्लस आर, और इसका वॉल्यूम होगा πR²H, πR²H, ठीक है। अब बात करते हैं कोन की, ठीक है। तो कोन में क्या होगा, पहले इसकी फिगर बनाते हैं। जैसे जोकर की टोपी होती है वैसे ही अपना क्या होता है, कोन होता है। नीचे से इसका बेस कैसा है, सर्किल है, ठीक है। और इसमें ये हाइट है H, और इसमें देखो ये स्लैंट हाइट है, क्या है यहाँ पे, स्लैंट हाइट है L। ये L निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। L = ब्रैकेट H² प्लस R², यानी कि पाइथागोरस से अपन ये फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं। L ब्रैकेट √H² प्लस R², यहाँ से आप H का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, ब्रैकेट L² माइनस R², ठीक है। और R का भी बना सकते हैं, √L² माइनस H², ठीक है। यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं, आपस में इंटरचेंज करके बन जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके CSA की। तो CSA कोन में क्या होगा, जैसे ये कोन है तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, CSA कहलाएगा। ये तो बेस है, नीचे का तो बेस है, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, CSA। अब CSA का फॉर्मूला होता है πRL। क्या होता है, πRL, π × R × L। L क्या है यहाँ पे, स्लैंट हाइट है,
टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर या फिर आर प्लस एल। और वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन स्फेयर एंड हेमिस्फेयर की। तो स्फेयर आप सभी जानते हैं, 3D सर्किल होता है स्फेयर जिसकी रेडियस आर होती है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं उसके। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। CSA, अच्छा कर्व सरफेस एरिया जो स्फेयर है उसमें नहीं होता है क्योंकि पूरा ही कर्व में होता है, इसलिए सरफेस एरिया ही काम में लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। सेमी स्फेयर की बात करते हैं, हेमिस्फेयर की बात करते हैं। तो हेमिस्फेयर में आपने देखा होगा ये हेमिस्फेयर है, इसकी रेडियस आर है। तो यहाँ पे इसका CSA क्या होगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और इसके टोटल सरफेस एरिया में की बात करेंगे तो ये वाला एरिया और जुड़ जाएगा, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है 2/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद में फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन सबसे पहले देखते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन होता क्या है। जैसे मान लो ये कोन है, इस कोन में अपन ने यहाँ से इसको कट कर दिया, तो ये वाला जो हिस्सा, ये तो ऊपर का हिस्सा है और नीचे कैसा हिस्सा बचेगा, ये वाला हिस्सा बचेगा। ठीक है, तो इस नीचे वाले हिस्से को ही अपन क्या कहेंगे, फ्रस्टम ऑफ कोन कहेंगे। तो इसमें 2 रेडियस काम में आएंगी, है ना, ये R2 है, अच्छा छोटा r है, ऐसे मान लेते हैं इसको स्मॉल r है, और ये अपनी कैपिटल R है। क्या है, नीचे वाली कैपिटल R है, यानी कि ये टॉप रेडियस है स्मॉल r और बॉटम रेडियस हो गई कैपिटल R। ठीक है, यहाँ पे भी वही स्लैंट हाइट है L और यहाँ पे वही वर्टिकल हाइट है H। ठीक है, अब इनके फॉर्मूले देखते हैं अपन। फॉर्मूले में सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया है और फ्रस्टम, वो लिखा हुआ है पाई L ब्रैकेट में R प्लस R, यानी कि छोटा r प्लस में बड़ा R। टोटल सरफेस एरिया में जैसे उससे कंपेयर करें अपन कौन से, तो कर्व सरफेस एरिया उसमें पाई RL है, यहाँ पे 2R हैं तो इसलिए पाई L ब्रैकेट में R प्लस R, क्योंकि L तो सेम ही है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया में कौन कौन सा एरिया आएगा, टॉप का एरिया, बॉटम का एरिया और कर्व सरफेस एरिया, तीनों एरिया हैं यहाँ पे। पाई L ब्रैकेट में R प्लस R, तो कर्व सरफेस एरिया, पाई R स्क्वायर बॉटम का एरिया, पाई स्मॉल r स्क्वायर होगा टॉप का एरिया। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम में जैसे उसमें क्या है 1/3 पाई R स्क्वायर एच है, यहाँ पे R और R 2 बार हैं तो 1/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस में कैपिटल R मल्टीप्लाई में स्मॉल r। ठीक है, और फिर बाद में h है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रस्टम ऑफ कोन के कुछ फॉर्मूले हैं, तो आपको इन सभी फॉर्मूलों की हेल्प से आपको एक्सरसाइज सोल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पे। इसके बाद में अपना आता है मीन मीडियन मोड, यानी कि कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में सबसे पहले मीन की बात करते हैं। तो मीन को निकालने के 3 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समेशन FI/XI अपॉन में समेशन FI। अज्यूम्ड मीन में ये जो a है, a प्लस समेशन FI/DI अपॉन में समेशन FI, तो a यहाँ पे अज्यूम्ड मीन है। ठीक है, और DI कैसे फाइंड करेंगे, XI माइनस a से। DI कैसे फाइंड करेंगे, DI XI माइनस a से फाइंड कर लेंगे अपन। ठीक है, स्टेप डेविएशन में क्या होगा,
पहले अपन को यू आई निकालना होगा। और यू आई कैसे निकालते हैं? यू आई ऐसे निकालते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। ठीक है, वहाँ से ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। तीनों में अलग अलग टेबल बनेगी। ठीक है, जैसे डायरेक्ट मीन की बात करें, डायरेक्ट मेथड की बात करें, तो उसकी टेबल में केवल 3 चीज़ें होंगी। ठीक है, पहले में तो क्लास इंटरवल सी आई, क्लास इंटरवल, फिर एफ आई, फिर एक्स आई, और फिर एक और बनेगी एफ आई एक्स आई की। ठीक है, अच्छा एक्स आई कैसे निकालते हैं? एक्स आई निकालते हैं अपन लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2 से, लोअर लिमिट अपॉन में अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट अपॉन में 2, वहाँ से एक्स आई निकालते हैं। अज्यूम्ड मीन में जब टेबल बनाएंगे तो क्या क्या होगा टेबल के अंदर? सबसे पहले सी आई, फिर एफ आई, फिर एक्स आई, फिर एक्स आई में से ही अपन को ए सेलेक्ट करना है, बीच वाली टर्म को ए मानना है, अज्यूम्ड मीन मानना है। फिर अपन को निकालना पड़ेगा डी आई। डी आई कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया, एक्स आई माइनस ए से, एक्स आई माइनस ए से, एक्स आई माइनस ए से, और फिर एफ आई डी आई निकालना है। क्या निकालना है? एफ आई डी आई निकालना है। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, एफ आई डी आई को जोड़ना है, समेशन, समेशन का मतलब होता है जोड़, यानी कि ये जो साइन है, ये सिंबल है, ये समेशन का है, ये जो ई की तरह लग रहा है। ठीक है, स्टेप डेविएशन में यू आई निकालते हैं, यानी कि डी आई निकालने के बाद में उसमें एच का डिवाइड करना है, तो वह यू आई इज इक्वल टू आ जाएगा डी आई अपॉन में एच। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है अपना मोड। मोड में सबसे पहले अपन निकालते हैं, लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाली को ही अपन मॉडल क्लास बोलेंगे। और मॉडल क्लास एक बार फाइंड हो जाती है तो उसके बाद में अपन को ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके मोड निकालना पड़ेगा, जहाँ पे एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है। अच्छा F1, F0 और F2, तो इसमें सबसे पहले अपन F1 की बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास की है उससे पहले वाली कहलाएगी F0 और उसके बाद वाली कहलाएगी, यानी कि F1 के बाद वाली कहलाएगी F2। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मोड में सबसे पहले अपन टेबल देखेंगे, यहाँ पे सी आई मिलेगा, यहाँ पे एफ आई मिलेगा। ठीक है, तो एफ आई के अंदर कुछ वैल्यू लिखी होंगी, तो अपन देखेंगे सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जैसे मान लो 26 है, अब 26 से पहले मान लो 22 लिखा हुआ है और 26 के बाद में 28 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये 28 है, फिर 26 है मान लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 28 मान लो, तो उससे पहले 22 लिखा हुआ है, उसके बाद में 26 लिखा हुआ है, और इसके सामने क्या होगी? यहाँ पे मॉडल क्लास होगी। तो F0 तो ये लेंगे, F1 ये लेंगे और F2 ये लेंगे। ठीक है, F0, F1 और F2 ऐसे अपन तीनों सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि F1 क्या लेना है अपन को? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर उसके बाद में ये सब चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा L क्या है? यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है। ठीक है, H क्या है? यहाँ पे साइज ऑफ मॉडल क्लास है, यानी कि उसका डिफरेंस क्या है साइज का, इतना तो आपने पढ़ भी रखा होगा। ठीक है, ये क्विक रिवीजन है। ठीक है, इसके बाद में अपन करते हैं मीडियन का। मीडियन में फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H। तो यहाँ पे अपन को CF ड्रॉ करनी पड़ती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। CF का एक और कॉलम अपन को बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 ही कॉलम बनेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले CI, फिर FI और फिर CF। तो CF में अपन सबसे पहले CF ड्रॉ कर लेंगे, वहाँ पे n क्या होगा? अपना टोटल नंबर, और उसमें n/2 करेंगे, तो n/2 से ठीक बड़ी वाली कौन सी? CF कौन सी होगी? वहीं से अपन को क्या मिलेगी? मॉडल क्लास मिलेगी। यहाँ पे मीडियन क्लास मिलेगी। मीडियन क्लास के सामने मीडियन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये F की जो वैल्यू है वो यहाँ पे है, और ये जो CF होगी ये अपनी ये वाली वैल्यू ना होकर ये वाली वैल्यू होगी, यानी कि इससे पहले वाली वैल्यू।
ठीक है, यानी कि CF ऑफ मीडियन क्लास से पहले वाली होगी और मल्टीप्लाई में H आपको पता ही है साइज। इसके बाद में अपना जो चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 15। तो प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी सबसे पहले तो पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब सीधा है पॉसिबिलिटी, यानी कि किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी, यानी कि इवेंट होगी या नहीं ये तो बात की बात है, बस अपन उसकी केवल पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि उसके होने के कितने चांस हैं। जैसे आपने भी सुना होगा कि जैसे एक सिक्का उछाला तो उसमें दो ही चीज़ें आ सकती हैं, हेड और टेल। तो हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार उछालेंगे तो एक बार ही आएगा, और टेल भी एक बार ही आएगा। इसके लिए एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में आपने जैसे सुना होगा कि जैसे अपन ने टॉसिंग ए कॉइन या थ्रोइंग ए डाइस, ये सब क्या है, एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसके अपन को आउटकम्स वेल डिफाइंड हो, यानी कि पहले से पता हो, यानी कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स अपन को पता हो कि क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। उसे क्या कहेंगे अपन, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। ठीक है, इवेंट क्या होती है, उसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स में से किसी भी एक आउटकम्स को जो अपन चाह रहे हैं उसे अपन क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे। यानी कि द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट। ठीक है, यानी कि प्रत्येक आउटकम क्या कहला सकता है, एक इवेंट कहला सकता है। जैसे कि एक पासा उछाला, अपन एक डाइस उछाला या डाइस फेंका, उसमें जैसे 6 नंबर आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो 1 के आना, यानी कि 1 आना क्या कहलाएगा, इवेंट। ठीक है, अब उस 1 को आने के कितने चांस है, यानी कि 1/6। ठीक है, तो वो उसकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई। रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या नाम हो गया, थ्रोइंग ए डाइस। ठीक है, ये आपको क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसको अपन डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, इक्वली लाइकली आउट इवेंट्स क्या होती हैं, जिनके होने के चांस क्या हों, इक्वल हों। जैसे एक सिक्के को उछालेंगे, एक कॉइन को उछालेंगे, तो उसमें दो चीज़ें आएंगी, हेड और टेल। ठीक है, अब हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी 50% है और टेल आने की भी कितनी है, 50% है। तो एक ऐसी इवेंट हो गई, इक्वली लाइकली इवेंट्स हो गई, यानी कि एक्सपेक्टेड टू अकर इन प्रेफरेंस टू द अदर्स, यानी कि उनके यानी कि होने के चांस क्या हों, सेम हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि जो इवेंट है उसके होने के जो फेवर में जो आउटकम्स है वो ऊपर लिखेंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होती है वो 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती है और 0 से कम नहीं हो सकती है। ठीक है, ये कुछ प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ी सी बातें थी, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एक कॉइन को टॉस किया गया एक बार, तो उसके आउटपुट आ सकते हैं हेड और टेल, एच और टी। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 हैं। एक कॉइन्स को 2 बार उछाला तो उसके आउटकम आएंगे 4, एक कॉइन को 3 बार उछाला तो उसके आउटकम आएंगे 8। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ऐसे इस रूप में अपने आउटकम्स आते जाएंगे। जैसे एक डाइस को उछाला तो उसके आउटकम्स आ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि उसका सैंपल स्पेस, यानी कि एस दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, एन एस का मतलब हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, यानी कि 6 है। जब एक डाइस को 2 बार उछालते हैं या फिर 2 डाइस को 1 बार उछालते हैं, ठीक है, तो टोटल कितने आउटकम्स आते हैं, 6 स्क्वायर, यानी कि 36। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले थे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।